बैंक्वेट में किसी ने मेरी शैंपेन में ड्रग मिला दिया था। मैं लड़खड़ाते हुए अपने फियांसे को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी स्टडी रूम के दरवाजे पर एक हाथ ने मुझे बगल वाले कमरे में खींच लिया। वह असल में मेरे फियांसे की अलूफ आंटी फू शुइंग थी। मैं इस अनटचेबल फ्लावर से हमेशा डरता आया था। वह लड़का कहाँ भाग गया? मिस ये ने कहा था कि वह यहीं सेकंड फ्लोर पर था। अगर हमने आज रात उसे डिलीवर नहीं किया तो हम दोनों को नॉर्दर्न म्यांमार भेज दिया जाएगा और हमारी वाट लग जाएगी। दरवाजे के बाहर से दो आदमियों की आवाजें गूंजी। उन्होंने पीछे हाथ बढ़ाकर दरवाजा लॉक कर दिया। वह बंदा पक्का अंदर ही होगा। दरवाजा खोलो साले। ट्रक का असर बढ़ गया था, जिसने मेरी पूरी ताकत छीन ली। मेरी नजर धुंधली हो गई और मैं फर्श पर गिर पड़ा। आज रात तो मेरा काम तमाम है। अनाथालय में 18 साल तक तकलीफें सहने के बाद मैं आखिरकार कॉलेज पहुंचा था और मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने मुझे ढूंढ लिया था। क्या मेरी यह पीसफुल लाइफ बस कुछ ही दिनों में खत्म हो रही है? क्या तुम मरना चाहते हो? हॉलवे में तुरंत सन्नाटा छा गया। सिर्फ खौफजदा फुसफुसाहटें रह गईं। ये तो वही रुथलेस फूशिंग है। भागो। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि मेरे अंदर की जलन और ज्यादा बढ़ गई। मेरा होश खोने लगा। मैं मुश्किल से खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और दरवाजे के पास खड़ी उस स्लैंडर और टॉल फिगर पर गिर पड़ा। मैंने उस महिला की पतली कमर पकड़ी, नीचे देखा और उन्हें किस कर लिया। मैं उन्हें पूरी तरह से अपने अंदर समेट लेना चाहता था। जब तक मुझे खून का हल्का स्वाद नहीं मिला, तब तक मेरा धुंधला दिमाग थोड़ा साफ नहीं हुआ था। फूशविंग, तुम बहुत सेक्सी हो। जांग चेन, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त किसे किस कर रहे हो? मेरी सोचने समझने की क्षमता तो ड्रग की वजह से बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैंने उनके कान में फुसफुसाया, मुझे पता है। इस महिला ने, जिसने हमेशा पुरुषों से दूरी बनाकर रखी थी, कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह मेरे साथ इस तरह उलझ जाएगी। मैं उनकी गर्दन से होते हुए उनके होठों तक किस करता गया और भारी आवाज में बार बार उनका नाम पुकारता रहा। श्विंग, फू शुइंग। जब मेरी आंख खुली तो मैं अभी भी फू शुइंग को कसकर पकड़े हुए था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया है तो मैं कांप उठा। सब कुछ हाथ से निकल चुका था। उनकी अक्सर ठंडी रहने वाली आंखों में अब एक हल्की सी स्माइल थी। रिलैक्स बेबी। नहीं, मैं गलत थी। तुम छोटे बदमाश। तुमने मेरा पूरा फायदा उठाया, अपना काम निकाला और अब ऐसे प्रिटेंड करना चाहते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने अपनी इंडेक्स फिंगर मेरे होठों पर रखी और मुझे चुप रहने का इशारा किया। कोई आ रहा है। चाबी कहाँ है? जांग चेन पक्का अंदर किसी घटिया औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा है। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी और घबराहट में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह मेरी फियांसे थी। फू शुइंग का चार्मिंग चेहरा तुरंत ठंडा और सख्त हो गया। फियांसे, फू यी देखो, जांग चेन सच में किसी घटिया औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? जब फू यी ने फू शुइंग को मेरी बाहों में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने जांग ही बाई को खींचकर घुटनों के बल बैठा दिया। यही आप कैसे हो सकती हैं? फू शुइंग की आंखों में मजाक उड़ाने का एहसास और गहरा हो गया। वरना तुम्हें क्या लगा था कि कौन होगा? जांग छेन, वह शादी से पहले ऐसा चक्कर चलाने वाला बंदा नहीं लगता। दीदी, क्या आपको यकीन है कि आप जांग चेन को फंसा सकती हैं? क्या होगा अगर वह इस ट्रैप में न फंसे? वह कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन वह तुमसे ज्यादा तो सहन नहीं कर सकता। आपने जो दो बंदे ढूंढे हैं, क्या वे रिलायबल हैं? अगर वे उसे न पकड़ पाए तो? चिंता मत करो, मैंने एक बूढ़ी औरत का भी बैकअप प्लान तैयार रखा है। हाँ, अगर वे फेल भी हो गए तब भी मेरे पास प्लान है। एक बार वह कोई स्कैंडल कर दे, फिर मैं लोगों को लाकर उसे रंगे हाथों पकड़वा दूंगी। मैं सबको दिखा दूंगी कि वह असल में कैसा इंसान है। दीदी, आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था। आप मुझे इसीलिए तो डंप नहीं कर देंगी क्योंकि मेरे पास जांग फैमिली का ब्लड लाइन नहीं है? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम इतने अमेजिंग हो, मैं तुम्हें किसी और का कैसे होने दे सकती हूँ? मेरी मौजूदा सिचुएशन के बारे में सोचकर अक्सर शांत रहने वाली उस औरत के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई दी। वह मुड़ी और बाहर भागी, मेन बिल्डिंग में मुझे ढूंढने लगी। जब उसने पहली बार उसे देखा था, नाशपाती के फूलों के पेड़ के नीचे, तो दुनिया के सारे खूबसूरत शब्द भी आचेन की खूबसूरती बयां करने के लिए कम पड़ जाते। फूशुइंग को अंदाजा भी नहीं था कि वह कितनी देर से उसे देख रही थी, जब तक कि उसके असिस्टेंट ने आकर उसे जल्दी चलने को नहीं कहा और वह आखिरकार काम करने के लिए स्टडी रूम में वापस लौटी। लेकिन यह सोचकर कि आज चेन असल में उसकी नीच भांजी का फियांसे था, उसके हाथ की फाउंटेन पेन पर पकड़ अचानक मजबूत हो गई। फू यी, क्या वह उसके लायक भी है? उसके दिल में एक अजीब ख्याल तेजी से बढ़ने लगा। आचेन से शादी करने वाली लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती?
फू शुइंग ने काफी देर तक मेन बिल्डिंग में खोजा और आखिरकार उसने मुझे सेकंड फ्लोर के हॉलवे में दीवार के सहारे लड़खड़ाते हुए देखा। मुझे पास से गुजरता देखकर उसने तुरंत दरवाजा खोला और मुझे कमरे के अंदर खींच लिया। वह सच में ड्रग के असर में था। वह बेकार कचरा फू यी वह सच में फू फैमिली का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। इस वक्त फू यी और जांग यीबाई अभी भी फर्श पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। फू यी डर के मारे कांप रही थी, लेकिन यह याद आते ही कि उसने पहले ही सिक्योरिटी कैमराज से निपट लिया था, उसने चुपके से राहत की सांस ली। दूसरी ओर जांग यी बाई मुझे घूर घूर कर देख रहा था। दरवाजे पर मौजूद गेस्ट तमाशा देखने आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेन कैरेक्टर असल में फू शुइंग है, तो उन सभी के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। ओल्ड मास्टर फू अपनी लाठी के सहारे दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने कमरे के अंदर का सीन साफ साफ देखा, तो उनकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में हैरानगी दौड़ गई। शुइंग, उनकी सबसे छोटी बेटी जो हमेशा पुरुषों से दूरी बनाकर रखती थी, इस वक्त जांग चेन की बाहों में लीन थी। फू यांगशिंग को लगा कि कहीं उनकी बूढ़ी आंखें उन्हें धोखा तो नहीं दे रही हैं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपनी आंखों को जोर से मला, लेकिन सामने उनकी सबसे छोटी बेटी फू शुइंग ने उन्हें देखकर हल्का सा सिर हिलाया। डैड, फू यांगशिंग को अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। वह इस बात से खुश भी थे कि उनकी बेटी आखिरकार रोमांस के लिए तैयार हुई, और इस बात से एम्बेरस भी थे कि उसने अपनी नीच के फियांसे को हाथ लगाया, ऊपर से इतने सारे गेस्ट इसके सामने पकड़े गए। चांग चेन के पेरेंट्स खबर सुनते ही भागे भागे आए। उन्हें लगा कि उनका बेटा सच में किसी घटिया औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा है, और वे उस कमीने को सबके सामने पीटने के लिए तैयार थे। लेकिन उस औरत का चेहरा साफ देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं दूसरी ओर उनके दिलों में एक जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। फादर जांग ने जांग छेन और उसकी बाहों में मौजूद फू शुइंग को अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखा। एल्डेस्ट मिस फू। फू शुइंग रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह सोचकर कि वह मेरे पिता हैं, उन्होंने हल्की सी आवाज में कहा, हम। फू शुइंग का रिस्पॉन्स सुनकर फादर जांग हैरान रह गए। उन्होंने सच में जवाब दिया था। जैसे ही फादर जांग मन ही मन खुश हो रहे थे और इस एल्डेस्ट मिस से बटरिंग करने की सोच रहे थे, तभी घुटनों के बल बैठी फू ये अचानक चिल्लाई, जांग चेन ने पक्का आंटी को सेड्यूस किया होगा। आंटी, आपको भी ड्रग दिया गया था ना? वरना आप इसके जैसे घटिया इंसान को अपना फायदा क्यों उठाने देती? ये तो अनाथालय का एक लो लाइफ, एक गुंडा है। मैंने अपने दिल के गुस्से को जबरदस्ती दबाया। मेरी मुट्ठियां कस गईं। इस औरत फू यी ने तब से रंजिश पाल रखी थी जब से मैंने उसे रिजेक्ट किया था। तुम धोखेबाज कमीने, मैं फू यी तुम्हारे साथ ये सगाई तोड़ रही हूं। ब्रेक ऑफ द एंगेजमेंट। फू और जांग फैमिलीज ने 10 साल पहले साउथ ईस्ट एशियन इंडस्ट्रीज पर पार्टनरशिप की थी। अगर वे अभी सगाई तोड़ते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे अब जांग फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते? फिर उन शेयर्स का क्या होगा जो मैंने खरीदे थे? वह अरबों डॉलर का मामला है। ये यंग मैन देखने में काफी वेल बिहेव्ड लगता है। वह अपनी फियांसे की आंटी को कैसे सेड्यूस कर सकता है? फू यी को सगाई तोड़ने की बात करते सुन फादर जांग तुरंत घबरा गए। ओल्ड मास्टर, आप सगाई नहीं तोड़ सकते। भले ही जांग फैमिली के पास पिछले 10 सालों से साउथ ईस्ट एशियन इंडस्ट्रीज में कम स्टेक्स हैं, लेकिन मैंने हमारी फैमिली पार्टनरशिप के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। मैंने दिन रात साउथ ईस्ट एशिया की रखवाली की है। मेरे पास अपने बेटे को पालने का भी टाइम नहीं था। फू ये बचपन से ही बिगड़ी हुई थी, और थोड़ा ड्रिंक कर लेने की वजह से उसने फादर जांग को बड़ा बुजुर्ग मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। मैं बस ये सगाई तोड़ना चाहती हूँ। ओल्ड मास्टर फू के हाथ की नसें सूज गईं क्योंकि उन्होंने अपनी लाठी को कसकर जकड़ रखा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। तुम तुम पू यांग शिंग ने अपनी लाठी जोर से फू यी की पीठ पर दे मारी। फू यी पिटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने दांत भींचे और उस असहनीय दर्द को बर्दाश्त किया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मुंह से एक आवाज भी निकाले। वह विशाल कमरा तुरंत सन्नाटे में डूब गया। एक पल के लिए मेरी नजरें धुंधली हो गईं। जब मैं छोटा था, तो अनाथालय का डायरेक्टर मुझे कोने में घसीट कर ले जाता था और सबके सामने मुझे नीचा दिखाता था। तब से बाकी बच्चों की बुलिंग मेरे प्रति और ज्यादा बढ़ गई थी। ये सोचते ही मेरा पेट ऐंठने लगा। मुझे उल्टी करने का मन हुआ, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और अपने होंठ कसकर भींच लिए। अभी फू यांग शिंग हिचकिचा ही रहे थे कि एक आवाज गूंजी, मैं जांग चेन से शादी करूंगी। हमेशा शांत रहने वाले फू यांगशिंग दंग रह गए। तुमने क्या कहा? फू शुइंग ने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा ली। मैंने कहा, जांग चेन, मैं उससे शादी करूंगी। भीड़ में हड़कंप मच गया।
फू यांग शिंग ने अपने चेहरे के हाव भाव संभाले, अपने दिल की एक्साइटमेंट और उलझन भरे इमोशंस को दबाया। बहुत बढ़िया। अब से फू और जांग फैमिलीज का मैरिज अलायंस वैसा ही रहेगा, लेकिन जांग चेन अब फू शुइंग का फियांसे है। जब ये शब्द कहे गए तो फादर जांग का चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा। वे जल्दी जल्दी झुककर ओल्ड मास्टर फू को नोट करने लगे। जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत शानदार बात है। मुझे लगा था कि मेरा बेटा फू फैमिली से बेदखल कर दिया जाएगा और मैं बस यही सोच रहा था कि उसकी जगह कौन ले सकता है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बिजनेस वर्ल्ड की खतरनाक फू शिंग खुद कहेगी कि वह जांग चेन से शादी करना चाहती है। हमारे पूर्वज पक्का हम पर मेहरबान हैं, लेकिन मैं, जो अब तक खामोश था, नफरत और खींच के साथ बोल पड़ा। मुझे नहीं लगता कि यह सही आइडिया है। फू शुइंग की आंखें तुरंत ठंडी और सख्त हो गईं। उन्होंने मेरे बगल में देखा। क्या? क्या तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो? नहीं, मुझे बस लगता है कि अचानक फियांसे बदलना थोड़ा अजीब है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे कह दूं कि मैं फू शुइंग से बहुत डरता हूं। अपनी 20 साल की जिंदगी में यह पहली बार था जब किसी ने मुझसे कहा था कि वह मुझे पसंद करता है। क्या वह सच बोल रही थी, या ये सिर्फ फू और जांग फैमिलीज के बिजनेस के लिए था? मुझे डर था कि ज्यादातर बात बिजनेस की ही होगी। क्या लोग ये नहीं कहते कि इस तरह के माहौल में कई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? मेरी आंखें नम और भारी हो गईं। मुझे नहीं पता कि मुझ में अचानक कहां से इतनी हिम्मत आ गई। मैंने अपना सिर नीचे किया और उनके चिकने कंधे पर जोर से काट लिया। फू शुंग के मुंह से एक हल्की सी कराह निकली। उसी पल एलिवेटर के दरवाजे खुल गए। उनकी खूबसूरत आंखों में एक हल्की सी स्माइल आ गई। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे एलिवेटर से बाहर ले आई। 12वां फ्लोर बहुत विशाल था। सबसे पहली चीज जिस पर मेरी नजर पड़ी, वह एक ओपन कॉन्सेप्ट लिविंग रूम था। मेरा उदास चेहरा देखकर उनके दिल में एक अजीब सी इरिटेशन जागी। उन्होंने पास में रखे कपड़े उठाए और मेरी तरफ फेंक दिए, फिर मुझे कमरे से बाहर घसीट कर ले गई। फू शुइंग मुझे खींचते हुए सीधे एलिवेटर में ले गई और 12वें फ्लोर का बटन दबा दिया। मैनर की मेन बिल्डिंग का 12वां फ्लोर फू शुइंग का कमरा था। मेरी आवाज कांप गई। क्या आप प्लीज मुझे जाने दे सकती हैं? मेरी बात सुनकर फू शुइंग को अपने दिल में अचानक एक तीखा दर्द महसूस हुआ। वह मेरे करीब आई। उनके छोटे सॉफ्ट हाथों ने मेरे कानों को थामा। उनकी आंखों में धुंध छा गई और उनकी आंखों के कोने गहरे लाल हो गए। ऐसा लगा कि वह सच में इमोशनल हो गई थी। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और मेरे होठों को किस कर लिया। आचैन, मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं कर रही हूं। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। उनसे उलझने का रिस्क नहीं ले सकता था और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता था। मेरे बगल में खड़ी औरत थोड़ी गुस्से में लग रही थी। उसने मेरी कमर पर चुटकी काटी। मैंने अनजाने में नीचे उनकी तरफ देखा तो मेरी नजरें उन ठंडी, अलग थलग आंखों से मिली। डर के मारे मेरी गर्दन अकड़ गई। ये सिर्फ डर नहीं था, उससे भी ज्यादा यह मेरी बदतर जिंदगी का अकेलापन और खालीपन था। मैं सच में अब इस नर्क में नहीं रहना चाहता था। मैं अब इस तरह डर डर कर जिंदगी नहीं जीना चाहता था। वह अंडरवर्ल्ड और लीगल बिजनेस वर्ल्ड दोनों पर राज करती थी। मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 20 साल पहले ही खौफ में बिताए थे। अपनी बाकी की लाइफ के लिए मैं बस एक नॉर्मल इंसान ढूंढना चाहता था और शांति से रहना चाहता था। फूशविंग का बैकग्राउंड बहुत गहरा था। मैं बड़ी सी फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के बाहर सामने वाले किनारे से हजारों रोशनियां हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। चांदनी रात में वह मुझे खींचकर खिड़की के पास ले आई। वह मुझसे पूरी तरह सटकर खड़ी हो गई। मैं उनके शरीर की सॉफ्टनेस को महसूस कर सकता था। नीचे नजर दौड़ाई तो मैन बिल्डिंग के एंट्रेंस पर अभी भी कुछ बिखरे हुए गेस्ट्स बातें कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि नीचे खड़े लोग हमें साफ देख सकते हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त हमारी पोजीशन वाकई जरूरत से ज्यादा इंटीमेट थी। फूशिंग ने खिड़की के बाहर बनी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों की तरफ इशारा किया। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, यह पूरी दुनिया तुम्हारी है। मुझे जरा भी खुशी या इमोशनल महसूस नहीं हुआ। मुझे सिर्फ खौफ महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी प्राइवेसी और बाउंड्रीज को बेदर्दी से तोड़ा जा रहा है। मुझे इस तरह का दखल बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं बड़ी मुश्किल से अनाथालय से भाग पाया था। आखिरकार कॉलेज पहुंचा था और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ा था। उन्हें क्या हक था कि वे मुझसे ये सब जबरदस्ती छीन लें? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी आवाज में मजबूती थी। मैं जांग फैमिली का बेटा न बनने का ऑप्शन भी चुन सकता हूं। फू शुइंग की ठंडी आंखें अचानक फैल गईं। उनके सीने में गुस्से का गुब्बार भड़क उठा। आचेन, क्या इस बात का यह मतलब था कि वह मुझसे शादी करने के बजाय जांग फैमिली का बेटा न बनना ज्यादा पसंद करेगा?
फुशविंग ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल के गुस्से को दबाया। इसे दोबारा कहो। मैंने थूक निकला। अभी थोड़ी देर पहले जो हिम्मत दिखाई थी, वह अब गायब हो चुकी थी और दिल का डर फिर से बाहर आ गया था। फिर भी मैंने किसी तरह मुश्किल से कहा, मैं मैं नहीं चाहता। वे शब्द एक तेज धार वाले चाकू की तरह थे, जो सीधे उनके दिल में जा चुभे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका दिल इतना क्यों दुख रहा है। आखिरकार वह सिर्फ एक मर्द ही तो था। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, मुझे छोड़ने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि अगर आज उन्होंने मुझे जाने दिया, तो मुझे दोबारा पाना मुश्किल होगा। उन्होंने मुझे घूरा, उनकी गहरी रहस्यमयी आंखों में एक स्माइल तैर गई। अफसोस की ब्लड लाइंस को खत्म नहीं किया जा सकता। जब गॉड ने हमें मिला ही दिया है, तो तुम, जांग छेन, इस जन्म और अगले जन्म में भी मेरी, यानी फूशविंग की मोहब्बत बनने के लिए बने हो। हम कभी अलग नहीं होंगे। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और मेरे होठों को किस कर लिया। मैंने पागलों की तरह अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उन्होंने सजा के तौर पर मेरे ईयरलोब को काट लिया। अनजाने में मेरे मुंह से एक दबी हुई कराह निकल गई। इस बात ने उन्हें उस पहली बार की याद दिला दी जब उन्होंने मुझे देखा था। जिस तरह से मैं सब कुछ बर्दाश्त करता था और खुद को तसल्ली देता रहता था। उनके होठों की स्माइल और गहरी हो गई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा वापस घुमाया और मेरे होठों पर एक गहरा किस किया। मेरी जिंदगी तो पैदा होते ही गलत रास्ते पर चली गई थी, और आज तो हद से ज्यादा गलत हो गई। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि भले ही मैं अंदर से तड़प रहा था, लेकिन मेरा शरीर असल में इसे एंजॉय कर रहा था। मुझे पता था कि मुझे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह जबरदस्ती किया जाना पसंद आएगा। शायद बचपन से अनाथालय में हुए एब्यूज ने मेरे अंदर ये बिगड़ी हुई सोच पैदा कर दी थी। मैं इस वक्त बिस्तर पर लेटा हुआ था और बाथरूम में फू-शुइंग के शावर लेने की आवाज सुन रहा था। मैंने इमेजिन किया कि वह शावर के नीचे खड़ी कैसी लग रही होंगी। मेरे कानों के किनारे गर्म हो गए। मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मैं असल में अभी भी उन्हें चाहता था। नहीं, वह फू-शुइंग है। वही फू-शुइंग जो अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड दोनों पर राज करती है। अगर मैं उनके साथ उलझा, तो मेरी जिंदगी पक्का एक रोलर कोस्टर बन जाएगी। वह पीसफुल लाइफ जो मैंने इतनी मेहनत से हासिल की थी, मैं उन्हें उसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैंने फर्श पर बिखरे अपने कपड़े उठाए और जल्दी से पहन लिए। मैं नंगे पैर ठंडे मार्बल के फर्श पर चला और एलिवेटर की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने बटन दबाया, मेरे पीछे से फू शुइंग की अट्रैक्टिव आवाज आई। कहाँ जा रहे हो? तुम में इतनी एनर्जी है? क्या तुम थके नहीं हो? मेरे रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। मैं एलिवेटर के दरवाजे पर खड़ा रहा। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। पीछे से उनके कदमों की आहट पास आई। उन्होंने पीछे से मेरी कमर को गले से लगा लिया और धीरे से अपना सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। बॉडी वॉश की हल्की सी महक मेरी नाक में आई। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। मैं खुद को कांपने से नहीं रोक पाया। वह मुड़ी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी उन आंखों में देखने लगी जो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस बात ने उन्हें मुझे और ज्यादा किस करने का मन करा दिया। उनके लंबे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। मैं उनके सांसें थमा देने वाले बेहद खूबसूरत चेहरे को घूरता रहा और खुद को थूक निगलने से नहीं रोक पाया। मेरा दिमाग अभी थोड़ी देर पहले के उन नायाब सीन्स की तरफ वापस चला गया। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी लाली छा गई। उन्होंने अपने होठों पर एक स्माइल बिखेरी और हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरी बांह थाम ली। अब तुम क्या करना चाहते हो? उनके होठों के कोनों पर एक हल्की सी स्माइल तैर गई। तुम्हें क्या लगता है? ये कहते हुए वे मुझे खींचकर बाथरूम में ले गईं। बाथरूम भाप से भरा हुआ था। उन्होंने मार्बल के काउंटर के किनारे पर एक बाथ टॉवल बिछाया और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने अपनी भवें थोड़ी सिकोड़ी। मेरी आंखें पूरी तरह सावधानी से भरी थीं। कुछ करने की कोशिश मत करना। मैंने अपना हाथ उठाया और धीरे से उनके कंधे को दबाते हुए उन्हें थोड़ा पीछे धकेला। मैंने पहले ही उनके कॉलरबोन के ठीक नीचे गोली का एक निशान देख लिया था। इस औरत ने जिंदगी और मौत का सामना किया था। वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। मेरा डर और सतर्कता और बढ़ गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा कोई लापरवाही वाली हरकत करूं। मुझे खोया हुआ देखकर उन्होंने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरी कमर को छुआ। मैंने एक गहरी सांस ली, नीचे उनकी तरफ देखा और अनजाने में अपने होंठ भींच लिए। उन्होंने हाथ उठाया। उनकी उंगलियों ने हल्के से मेरी ठुड्डी को छुआ और उसे थोड़ा ऊपर उठाया। उन्होंने ऊपर देखा, मुझे गौर से पढ़ा और एक हल्की सी हंसी हंसी। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो। उनकी नजरें थोड़ी नीचे हुईं और जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा, तो उनकी आंखों में चिढ़ाने वाला मिजाज भरा हुआ था। मेरी मदद करना चाहते हो? मैं 20 साल का आदमी था, इसलिए मैं नेचुरल तौर पर समझ गया कि उनका क्या मतलब था। नहीं, हमारी अभी शादी नहीं हुई है।
जब मैं तुम्हें पूरी तरह से राजी कर लूंगी तो तुम खुद अपना सिर हाँ में हिलाओगे। तुम्हें बाउंड्रीज की बिल्कुल समझ नहीं है। क्या बाहर की दुनिया ये नहीं कहती कि फू शुइंग ठंडी और बेरहम है? वह इतनी फ्लर्टिश कैसे हो सकती है? मैंने अपने होंठ भींचे, मेरी नजरें एक पल के लिए इधर उधर भटक गई। उन सीन्स के बारे में सोचकर मुझे बहुत एम्बेरस फील हो रहा था। मैंने अपनी आवाज धीमी रखी, लेकिन उसमें मजबूती बनाए रखी। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता। मेरी इस घबराई और खुद को रोकती हुई हालत ने उन्हें काफी हंसाया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से मेरे होठों को किस कर लिया। शायद इसलिए कि मेरी नसें पूरी तरह से खिंच चुकी थीं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरा होश खोने लगा। मेरा शरीर थोड़ा टगमगाया और उनकी तरफ झुक गया। उन्होंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर मुझे मजबूती से संभाल लिया। मेरा गाल धीरे से उनके सीने के उस निशान पर टिक गया। जैसे ही मैं बेहोश हुआ, उन्होंने नीचे मेरी तरफ देखा और अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास ले आई। कितना हैंडसम है। फिर उन्होंने मेरे माथे के बीचों बीच एक जलता हुआ किस कर दिया। मेरे सोते हुए चेहरे को देखते हुए उनकी आंखों में बेइंतहा प्यार और पजेसिवनेस भरी हुई थी। उन्होंने सावधानी से मुझे सहारा दिया और बहुत ध्यान से मुझे वॉश कराया। मुझे वॉश कराते वक्त उनके मुंह से अचानक खुद पर एक हंसी निकल गई। वह, जो हमेशा ठंडी और सेल्फ डिसिप्लिन रहती थी, असल में किसी के साथ इतनी पेशेंस से पेश आ रही थी। आचैन के साथ अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बिताने का ख्याल और ज्यादा मजबूत होता गया। चाहे आचैन चाहे या न चाहे, मैं उस पर अपना हक जमा रही हूं। भले ही मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़े या बदनामी झेलनी पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम शुरुआत से लेकर आखिर तक जो एक चीज मुझे चाहिए, वह सिर्फ आचैन है। अगली सुबह खिड़की से होकर बेडरूम में धूप छनकर आ रही थी। मैंने अपनी अलसाई आंखें खोलीं और सीधे फुशुइंग की भीगी भीगी आंखों में देखा। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। जब मैंने उठने की कोशिश की, तो मुझे एहसास हुआ कि उनकी बांह धीरे से मेरी बांह से लिपटी हुई थी, जो मेरी साइड से सटी हुई थी। हालांकि उन्होंने मुझे कसकर नहीं पकड़ा था। मैं कल रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाई, लेकिन तुम खर्राटे मारकर सो रहे थे। बाहर के तूफान और कड़कती बिजली ने भी तुम्हें नहीं जगाया। मैंने उनकी नजरों से बचने के लिए अपना चेहरा थोड़ा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में सिविल अफेयर्स ब्यूरो जा रहे हैं। मैंने अपनी भवें सिकोड़ी। मेरी टोन में कंफ्यूजन भरा हुआ था। सिविल अफेयर्स ब्यूरो? हम वहां क्यों जा रहे हैं? उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और धीरे से मेरा गाल खींचा, लेकिन फिर भी मैं अनजाने में पूरी तरह सुन्न पड़ गया। जाहिर है, अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। मैरिज सर्टिफिकेट? मैंने माथा सिकोड़ा और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी टोन बहुत सख्त थी। नहीं, उसकी नरम खूबसूरत आंखों में अचानक ठंडक उतर आई। मेरी सांसें अटक गईं। मेरी अभी लीगल मैरिज एज नहीं हुई है। क्या? आईडी कार्ड यहां लाओ, मुझे देखने दो। मेरी आईडी मेरे बैकपैक में है और वो बैकपैक जो उसे कल रात बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, पास के डस्टबिन में लापरवाही से फेंक दिया गया था। ये सच है, इस साल विंटर सॉल्स्टिस तक मैं पूरे 23 साल का नहीं होऊंगा। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा और इरिटेशन साफ दिख रही थी। ठीक है, फिर हम इस साल विंटर सॉल्स्टिस तक वेट करेंगे। जैसे ही विंटर सॉल्स्टिस आएगा, हम वो सर्टिफिकेट लेकर रहेंगे। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने गिल्टी महसूस करते हुए सिर हिलाया और उसकी नजर से बचने के लिए अपनी आंखें नीचे कर लीं। मैंने मन ही मन सीक्रेटली कैलकुलेट किया। अभी तो सिर्फ सितंबर चल रहा है। विंटर सॉल्स्टिस में अभी भी 3 महीने बाकी हैं। लोग कहते हैं कि किसी का पैशन 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। शायद 3 महीने में वो मुझसे बोर हो जाए और मुझसे शादी ही ना करना चाहे। ये सोचते ही मेरी तनी हुई नसों को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। मेरे रिलैक्स एक्सप्रेशन को देखकर फोशविंग ने अपनी आंखें छोटी की। वो अचानक मेरे करीब आई और अपनी सिडक्टिव नजरों से सीधे मेरी आंखों में घूरने लगी। उसकी इस अचानक हुई मूवमेंट ने मुझे चौंका दिया। मेरी टोन में थोड़ी सी सावधानी थी। तुम अभी क्या कर रही हो? लूफ ब्यूटी को अचानक क्या हो गया? वो चिढ़ाने वाली टोन में बोली। तुम फिर से कुछ शैतानी प्लान तो नहीं बना रहे? अपने थॉट्स इतनी आसानी से सामने आने पर मैं थोड़ा घबरा कर बोला। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो हल्का सा हंसी और उसकी टोन में एक डेंजरस टच आ गया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो जियांग चेन। तुम सच में बहुत बुरे झूठे हो। मैं थोड़ा अजीब फील करने लगा और उसकी नजर से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा मोड़ लिया। अचानक दरवाजे से एक चीख सुनाई दी। आह! तुम लोग! तुम लोग सच में यपो ही थी। उसके बगल में जियांग इपाई खड़ा था, जिसका चेहरा शौक से बिगड़ा हुआ था।
वो दोनों एकदम हक्के-बक्के रह गए और अपनी आँखों को ज़ोर-ज़ोर से मलने लगे, मानो जो देख रहे थे उस पर भरोसा ही न कर पा रहे हों। फुयी का माथा गुस्से और डर से भिनभिना उठा। मेरी गोल्डन, अनटचेबल आंटी जो अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड दोनों पर राज करती हैं, वो सच में ए चेन को 12वें फ्लोर पर लेकर आईं और यहाँ तक कि उसे अपने बेड पर सोने दिया। और लिविंग रूम में बिखरे हुए वो कपड़े, क्या सच में कल किसी ने मेरी आंटी को ड्रग्स दे दिया था? क्या वो खुद अपनी मर्जी से ए चेन के साथ थीं? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। किसी ने उन्हें पक्का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया होगा। जियांग इबाई जितना इस बारे में सोचता, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता। जियांग चेन आखिर फू शुइंग के साथ कैसे सेट हो सकता है? अब मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया है और जियांग फैमिली में मेरा स्टेटस भी खतरे में है। जियांग इबाई ने अपनी हिम्मत जुटाई और फू शुंग के बेड के पास गया। ऐसी इंटीमेट सिचुएशन में पकड़े जाने पर मैं बहुत एम्बेरस फील कर रहा था। मैं अनजाने में ही सीधा होकर बैठ गया। जियांग इबाई ने हिम्मत दिखाई और जानबूझकर फू शुइंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। आंटी, आंटी, अगर आपको इस तरह की चीजें पसंद हैं तो मेरी तरफ देखिए। मैं जियांग चेन से कहीं ज्यादा बेहतर हूं। फूशुइंग का चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसके आसपास का टेम्परेचर जैसे अचानक गिर गया। उसने मुड़कर नाइट स्टैंड से एक गन निकाली और उसकी नली सीधे जियांग येबाई पर तान दी। उसकी टोन एकदम फ्लैट थी। दफा हो जाओ यहां से। जियांग येबाई एक स्पॉइल्ड ब्राइट था और उसने देश में कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। डर के मारे उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो सीधे फर्श पर गिर पड़ा। फू शुइंग ने गन का हैमर कॉक कर दिया। मैं भी पूरी तरह डर गया था। मेरी बॉडी कांपने लगी और मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। उसने मेरा रिएक्शन नोटिस किया और मेरी तरफ देखा। फू शुइंग ने फिर दरवाजे पर खड़ी उस औरत की तरफ देखा। क्या तुम अपने आदमी को यहां से लेकर नहीं जाने वाली? ये तुरंत होश में आई। वो भागकर आगे बढ़ी, जियांग गिबाई का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। जैसे ही वो दोनों गायब हुए, कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। फहू शुइंग के हाथ में अभी भी गन थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं गोली ना चल जाए। मेरी उंगलियां थोड़ी मुड़ गईं। फहू शुइंग ने तुरंत गन हटा ली और उसे वापस नाइट स्टैंड में रख दिया। उसने धीरे से मेरे गाल को सहलाया। मेरे चेहरे का तनाव देखकर उसके दिल में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ गई। फू शुइंग, मैंने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा। जब मैं उसका नाम इस तरह पुकारता था तो वो खुद को कभी रोक नहीं पाती थी। उसके लिए यह सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुबह सुबह ही उसका मूड ऐसा होगा। काम की बात तो यह है कि कल रात हमारे बीच पहले ही कई इंटीमेट मोमेंट्स हो चुके थे। मैं फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से थक चुका था। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे धीरे से नीचे दबा दिया। मेरे पास पेशेंस के साथ कूनेपरेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फो शुइंग को मेरी हालत देखकर मजा आ रहा था। क्या हुआ? अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने माथा से कोड़ा। मुझे परेशान करना बंद करो। मैं कल रात से ही बहुत थक गया हूं। उसकी आंखों की स्माइल और गहरी हो गई लेकिन उसने जबरदस्ती नहीं की। ठीक है, अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी। फिर वो उठी। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे शॉवर लेने के लिए बाथरूम ले गई। फ्रेश होने के बाद, इस डर से कि कहीं मुझे ठंड न लग जाए, उसने खास तौर पर मेरे लिए एक डीला सूती बाथरोब निकाला। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी टोन सीरियस थी। मेरे असिस्टेंट के आदमियों के कपड़े लेकर आने तक वेट करो। चलो पहले कुछ खाने चलते हैं। मैंने सिर हिलाया लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि वो अचानक इतनी अफेक्शनेट क्यों हो रही है। अगर वो ऐसे ही करती रही तो मुझे सच में लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। फो शुइंग ने फिर खुद किचन में जाकर काम संभाल लिया। मैं साइड में खड़ा होकर उसे देखता रहा। मेरे दिल में एक अजीब सी वार्मथ फील हो रही थी। खाना बनाते वक्त वो बहुत सीरियस दिख रही थी, अपनी नॉर्मल कोल्ड और अलूफ पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दो अलग अलग लोगों को देख रहा हूं। मैं आगे बढ़ा और धीरे से उसके कंधे को थपथपाया। तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। नौकरों को करने दो। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में एक स्माइल थी। कोई बात नहीं, घर का बना खाना ज्यादा बेहतर होता है। मेरे होठों पर सच में एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और उसे चुपचाप दलिया निकालते हुए देखने लगा। उस मोमेंट में मेरे दिल का खालीपन जैसे पूरी तरह भर गया था। मुझे एक वार्म फीलिंग आई। अचानक मेरे दिमाग में एक बेतुका थॉट आया। ऐसा लगता है जैसे हम बहुत टाइम से एक साथ रह रहे हों, बिल्कुल एक मैरिड कपल की तरह। काश फो शुइंग सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान होती। मैं अपने ही थॉट से डर गया और तुरंत अपनी जीभ के अगले हिस्से को जोर से काटा ताकि दर्द से खुद को होश में ला सकूं। दलदलिया बनने के बाद उसने सबसे पहले मुझे एक बाउल सर्व किया। जल्दी से ट्राई करो। ये पहली बार है जब मैं किसी और के लिए खाना बना रही हूँ। जल्दी ट्राई करो। मैं अपने सामने रखे सफेद दलिये को देखता रहा। मेरे चेहरे पर खिन्न का भाव था।
मुझे खाने में हिचकिचाते देखकर वो उलझन में मेरी तरफ मुड़ी। मैंने इस दलिए को ठंडे पानी से ठंडा कर दिया है, ये अब गर्म नहीं है। मैंने अनिच्छा से चम्मच उठाया और धीरे धीरे उसे अपने मुंह के पास ले गया। चावल का टेस्ट मेरे मुंह में फैल गया। मेरा उल्टी करने का मन होने लगा। मैंने उल्टी करने की तीव्र इच्छा को दबाने की पूरी कोशिश की। थोड़ा सा दलिया निगलते ही मैंने माथा सिकोड़ा। मुझे खाते वक्त इतनी तकलीफ में देखकर उसने शक के साथ अपने दलिये का एक निवाला खाया। आखिर इसे समस्या क्या है? औरत का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने अपनी चम्मच नीचे रखी और गंभीरता से मुझे देखने लगी। क्या तुम्हें एनोरेक्सिया या ऐसा ही कुछ है? मेरी संकीर्ण आंखें एक सेकंड के लिए चौड़ी हुईं और फिर से धुंधली पड़ गईं। हाँ, मुझे एनोरेक्सिया है। मैं बस एक फ्रीक हूं। आओ, मुझसे नफरत करो। मुझे पागलों की तरह साइको कहो जैसा बाकी सब अतीत में कहते थे और फिर मुझे बेरहमी से छोड़ दो। मेरे विचार तुरंत अनाथालय के दिनों में लौट गए। उस समय वहां के बड़े लोग हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते थे, जब तक कि मैंने एक खूंखार कुत्ते की तरह व्यवहार करके उस व्यक्ति को पूरी तरह नहीं काट लिया जिसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की थी। उसके बाद से किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। बाकी बच्चों को नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने बस बड़ों को यह कहते सुना कि मैं मेंटली इल हूं, इसलिए वे भी मुझे बुलिंग करने में शामिल हो गए। वहां एक बड़ा लड़का था जो मेरी रक्षा करता था। वह मेरे कमजोर शरीर को देखकर दुखी होता था। अचेन पहले से ही इतना दुबला पतला है और तुम लोग उसे इतना तंग कर रहे हो कि वह खाना भी नहीं खा पा रहा है। उसने मेरे मुंह में एक क्रैकर ठूंस दिया और मुझसे प्यार से बोला, अचेन तुम बहुत दुबले हो, यह देखकर मेरा दिल टूटता है। मुझे उसके शब्द याद थे। उसके बाद से मेरा मानना था कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तभी मेरी देखभाल की जाएगी। उस दिन के बाद से मैंने जानबूझकर अपनी डाइट को कंट्रोल किया। 12 साल की उम्र के बाद से मैंने कभी स्टेपल फूड को हाथ नहीं लगाया। लंबे समय तक डाइटिंग करने से लाजमी तौर पर बिंज ईटिंग होने लगी। पहले तो मैं खुद को कोसता था, बाद में मैंने खुद ही उल्टी करना सीख लिया। कॉलेज में बनाए गए मेरे सारे दोस्त मुझे बीमार समझते थे और एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। अब पुशविंग भी उन्हीं की तरह मुझे छोड़ देगी और मुझे अपने पैरों तले कुचल देगी। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखें ठंडी और सुनसान हो गईं। लेकिन इसके बजाय उसने अपना चेहरा सख्त रखा, मेरे सामने रखा दलिया उठाया, एक चम्मच निकाला और उसे मेरे होंठों के पास ले आई। अपना मुंह खोलो। मैंने जिद में अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसने जबरदस्ती चम्मच मेरे मुंह में ठूंस दिया। मैंने अपने दांत कसकर भींच लिए। वह गुस्से में भी थी और एंक्सियस भी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द की एक झलक उभर आई। मैं अनाथालय में बिल्कुल अकेला कैसे बड़ा हुआ, ये सोचकर उसकी आंखें सच में थोड़ी नम हो गईं। उसने गिरते हुए आंसुओं को दबाते हुए एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी टोन अभी भी धमकी भरी थी। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें अपने मुंह से खिलाऊंगी। मेरे अड़ियल चेहरे पर आखिरकार थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली, एक और चम्मच दलिया निकाला और उसे मेरे होंठों के पास ले आई। उसकी टोन पुचकारने वाली थी। एक अच्छे बच्चे की तरह मुंह खोलो। लेकिन जैसे ही चावल की महक मेरी नाक से टकराई, मैंने जिद में अपना मुंह बंद ही रखा। फऊ शुंग की आवाज, ठीक है तुम नहीं खाओगे है ना? अगले ही पल उसने सच में दलिया अपने मुंह में लिया और मुझे सीधे अपने मुंह से खिला दिया। चावल का टेस्ट मेरे मुंह में फैल गया। मुझे इतनी उल्टी जैसी फीलिंग आई कि मैं उसे दूर धकेलना चाहता था, लेकिन उसके इस तरह पागलों की तरह और बेताब होकर खिलाने पर मेरे दिल में सच में एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग जाग उठी। उसने मेरे रेसिस्टेंस को महसूस किया। उसकी आंखों में सरप्राइज और दर्द की एक झलक कौंध गई। उसकी टोन सॉफ्ट हो गई। ठीक से खाओ और मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगी। लेकिन उसके शब्दों ने तुरंत मेरे गुस्से को भड़का दिया। मैंने अपना हाथ उठाया और टेबल से बाउल को नीचे फर्श पर पटक दिया। बाउल टूटकर बिखर गया। डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। उसकी डार्क आंखों से एक खौफनाक और ठंडा ऑरा निकल रहा था और वो गुस्से से मुझे घूर रही थी। मुझे तुरंत होश आया और उसकी चेस्ट पर लगी गोली का घाव याद आ गया। डर मेरी बॉडी के हर हिस्से में फैल गया। उसने अचानक एक ठंडी हंसी हंसी और मुझसे रूखेपन से बोली, जियांग चेन, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी रही हूं, है ना? मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, उसकी तरफ देखने से मना कर दिया। लेकिन उसने जबरदस्ती अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। अब इसमें कोई जेंटलनेस नहीं थी। मैं हैरान रह गया। मैंने अभी उसके साथ ऐसा बिहेव किया और वो फिर भी मुझे किस कर रही है। मेरे अंदर गहराई से एक्साइटमेंट की एक लहर उठी। मैं तो यह भी चाहता था कि वो मुझे और गहरा और ज्यादा जोर से किस करे। मैंने उसके गुस्से को प्यार का एक रूप माना और उस सब को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे उसकी एग्रेशन पसंद थी, उसकी पसेसिवनेस पसंद थी और उसके किस तो और भी ज्यादा पसंद थे।
मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे रिस्पॉन्स को महसूस करके वो एक पल के लिए झमसी गई, लेकिन मेरा दिल तुरंत खाली महसूस करने लगा। उसके होंठों को धीरे-धीरे दूर हटते देखकर मुझ पर निराशा की एक लहर हावी हो गई। वो पक्का सोच रही होगी कि मैं एक नंबर का साइको हूँ। मैंने अपने दिल की कड़वाहट को दबाया और खड़ा हो गया। मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मेरे सरप्राइज़ के लिए उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस बेडरूम में खींच लिया। मैं मन ही मन हँसा। मूड पूरी तरह से खराब हो चुका है और वो अभी भी वही करना चाहती है। लेकिन अगले ही सेकंड उसने मेरी तरफ एक बैग फेंका। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखता रहा। उसके होंठों पर एक हल्की-सी स्माइल आई और वो बोली, "तुम इस हालत में घर नहीं जाना चाहते, है ना? या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स देखें कि तुमने उस बाथरोब के अंदर कुछ भी नहीं पहना है?" तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि बैग में वो कपड़े थे जो उसने मेरे लिए रेडी किए थे। मैंने बैग उठाया, मुड़ा और चेंज करने के लिए बाथरूम चला गया। ये औरत सच में बुरी नहीं है, लेकिन ये अरेंज्ड मैरिज मायने नहीं रखती। मुझे अपनी लाइफ पर खुद कंट्रोल रखना होगा। जब हम एलिवेटर की तरफ बढ़े तो उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल लिया। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, सर्वेंट्स ने रिस्पेक्ट के साथ सिर झुकाया। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, उनकी गॉसिप करती आंखें हम पर ही टिकी थीं। अरे, ओह माय गॉड! बड़ी मिस वो सच में मिस ही के फयांसे के साथ हैं। आंटी अपनी नीस का फयांसे चुरा रही हैं। कितना स्कैंडलस है। मिस फू ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनकी फुसफुसाहट सुनते हुए मैंने बिना अपने एक्सप्रेशन बदले कार में उसका पीछा किया। जब ड्राइवर ने हमारे लिए डोर खोला तो वो अपनी आंखों का शौक छुपा भी नहीं पाया। कार का डोर बंद हो गया और अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि ये ऑनप्रेसिव साइलेंस पूरे रास्ते बनी रहेगी। हालांकि फू शुइंग अचानक बोल पड़ी, भले ही हमें विंटर सॉल्स्टिस तक हमारा मैरिज सर्टिफिकेट न मिले, लेकिन हम अपनी एंगेजमेंट पार्टी जल्दी रख सकते हैं। वो दुनिया को यह अनाउंस करना चाहती थी कि मैं फू शुइंग का आदमी हूं। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ऐसा मत करो। उसने अपनी आंखें छोटी की और मेरी तरफ मुड़ी। जियांग चेन, क्या तुम मुझे रिजेक्ट करने के अलावा कुछ और करना भी जानते हो? उसे गुस्सा होते देखकर मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं अभी स्कूल में हूं। अगर मेरे क्लासमेट्स को पता चला कि मेरी शादी तुमसे हुई है, तो वे मुझे किसी रेयर एग्जिबिट की तरह ट्रीट करेंगे। मैं तुरंत बोल पड़ा, तुम बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो। मुझे खुद पर अटेंशन खींचना पसंद नहीं है। इन शब्दों ने साफ तौर पर उसे खुश कर दिया। उसके होंठों पर सच में एक स्माइल आ गई। जैसे ही कार रुकी, मैं उतरा और बिना पीछे देखे चला गया, इस डर से कि कहीं वो मुझे अचानक वापस न बुला ले। लेकिन जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, जियांग येबाई की आवाज मुझसे आ टकराई। अपने फयान्से की आंटी के बेड पर सोकर अब तुम फाइनली वापस आने का डिसीजन ले रहे हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या? क्या फूशविंग ने तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया? मैं बस जल्दी से ऊपर जाकर अपना होमवर्क करना चाहता था। मैं उससे उलझना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, जियांग येबाई पीछे से आया और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फू शुइंग की कार में वापस आने की? तुम जानबूझकर शो ऑफ कर रहे हो, है ना? मैं मुड़ा और उसका हाथ थप्पड़ मारकर हटा दिया। उसने यकीन न करते हुए मेरी नाक की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं पूरी तरह से हैरान था। ठीक उसी मोमेंट मम्मी और पापा सेकंड फ्लोर से नीचे आए। जियांग इबाई ने तुरंत अपनी टोन बदल ली। मम्मी, जियांग चेन मुझे बुली कर रहा है। उसने मुझे फेक कहकर मेरा मजाक उड़ाया। जैसे ही मेरी मम्मी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत सख्त चेहरा बना लिया और मुझे डांटने लगी। हमारा ये बाई फू यी से शादी करने वाला है, उसे अभी के अभी सॉरी बोलो। मैं उस चीज के लिए सॉरी नहीं बोलूंगा जो मैंने की ही नहीं। इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन पीछे से मेरे पापा की गुस्से भरी चीख सुनाई दी। क्या तुम अपने पेरेंट्स से ऐसे बात करते हो? तुम्हारी अभी फू शुइंग से शादी भी नहीं हुई है और तुम अभी से इतने एरोगेंट हो गए हो। मैं वहीं रुक गया और नफरत से उनकी तरफ देखने लगा। मुझे ऐसा बाप नहीं चाहिए। लेकिन तभी मेरे दिमाग में फू शुइंग के मुझे दलिया सर्व करने की इमेज अचानक कौंध गई। मेरे होंठों पर अनजाने में ही एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो? मेरे पापा की चीख ने मुझे चौंका दिया। उन्होंने मेरी नाक की तरफ उंगली उठाई और गाली देते हुए बोले, तुम एहसान फरामोश लड़के, तुमने ये सारी बुरी आदतें उसी अनाथालय में सीखी हैं। जियांग फैमिली में इतना बागी बेटा कैसे पैदा हो गया? अनाथालय वर्ड सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन मैंने पीछे हटने से मना कर दिया। इसके बजाय मैंने प्रोवोकेटिव तरीके से उनसे आंखें मिलाई। मैं अब फो शुइंग का फयन से हूं। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर आपको क्या फायदा होगा? मेरे पापा हैरान रह गए। तुम हरामजादे, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं बस ऐसे हंसा जैसे कहना चाह रहा हूं, तो क्या हुआ?
गुस्से में आकर उन्होंने सीधे कॉफी टेबल से एक गोल्फ क्लब उठाया और बड़े बड़े कदमों से मेरी तरफ लपके। जैसे ही वो गोल्फ क्लब मेरे सिर पर लगने ही वाला था, रुको। मेरे पापा अभी भी चिल्ला रहे थे। किस अंधे बेवकूफ की हिम्मत हुई मुझे रोकने की। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो कौन था, डर के मारे उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उनकी पकड़ ढीली हो गई और गोल्फ क्लब फर्श पर गिर गया। उसकी बर्फीली आंखों ने मेरे पापा को घूरा। यांग चेन मेरा फियांसे है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फुशुइंग के आदमी को हाथ लगाने की? मेरे पापा की टांगों ने वहीं जवाब दे दिया। उन्होंने बार बार अपना सिर हिलाया। मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। ऐसा कहते हुए वो सच में मुझसे हेल्प मांगने के लिए मुड़े। अचेन, पापा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जल्दी से मिस फू को समझाओ। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी और उन्हें पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधे ऊपर चला गया। मेरे सरप्राइज के लिए फू शुइंग के चेहरे पर एक अजीब खौफनाक स्माइल आई। गोल्फ क्लब का इस्तेमाल उस इंसान पर होना चाहिए जो मार खाने के लायक हो। इतना कहकर वो मुड़ी और मेरे पीछे पीछे ऊपर चली आई। अगले ही सेकंड मेरे भाई जियांग येबाई की दर्द भरी चीखें नीचे से गूंज उठीं। इस बीच मैं अपने कमरे में वापस आ चुका था। अपना लैपटॉप खोला और अपने सबसे डरावने सब्जेक्ट एडवांस्ड मैथ्स को देखने लगा। मैं अपने चेहरे पर दर्द के भाव लिए स्क्रैच पेपर पर लिखे जा रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि मेरे पीछे एक इंसान आ खड़ा हुआ था। अचानक एक हाथ ने मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ। मैं डर के मारे सिहर गया, झटके से अपना सिर घुमाया और तुरंत ऊपर उछल पड़ा। फूशविंग, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? उस औरत ने बस मेरा लैपटॉप बंद कर दिया और मुझे देखकर एक शैतानी स्माइल दी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मेरी आंखें अचानक फैल गईं और मेरे कान तुरंत शर्म से लाल हो गए। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मुझे इस हालत में देखकर उसके लाल होंठ और भी ज्यादा मुस्कुराए। उसके सॉफ्ट हाथों ने मेरी गर्दन को सहलाया, जिससे मेरे सिर तक एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मैंने अनजाने में डेस्क के सामने वाली बड़ी खिड़की की तरफ देखा। मेरा दिल अचानक धक से रह गया। सामने वाली खिड़की में सच में कोई मूवमेंट हो रही थी। मैं तुरंत घबरा गया। थोड़ा अननेचुरल आवाज में उसकी तरफ देखते हुए, सामने वाली स्ट्रीट पर कोई है और मेरे पेरेंट्स अभी भी नीचे हैं, लेकिन वो बस मेरे और करीब आ गई। उसकी खुशबूदार सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं, जिसमें एक हल्की सी अट्रैक्टिव महक थी। जियांग चेन, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे अपसेट मत करो, जल्दी करो। मैं एक पल के लिए रुका, फिर उसके पास झुका और उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उस औरत की आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं। अचेन, मेरा नाम पुकारो। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और मैं चुप रहकर माथा सिकोड़ने लगा। फाउशविंग, अगले ही सेकंड वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठी और उसने जबरदस्ती मेरे होंठों को किस कर लिया। हवस से भरी आवाज में उसने धीरे से पूछा, अचेन, ये क्या तुम्हें पसंद आता है जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करती हूँ? मेरे कानों के किनारे जलने लगे। मैंने तुरंत मना किया, नहीं, बकवास मत करो। लेकिन मेरे कान में एक हल्की सी हंसी गूंजी और उसने धीरे से 3 शब्द कहे, लिटिल परवर्ट। मेरी बॉडी का सारा खून तुरंत मेरे सिर की तरफ दौड़ गया और मेरे कान बहुत गर्म फील होने लगे। फिर भी मेरे होंठों पर एक सीक्रेट खुशी की झलक आए बिना नहीं रह सकी। इस बीच दरवाजे के बाहर जियांग गिबाई का चेहरा गुस्से से पीला पड़ा हुआ था। पूरे 2 घंटे हो चुके थे। वो गुस्से से जल रहा था। जिस मोमेंट उसने अपनी फियांसे के बारे में सोचा, उसे इतना सफोकेशन महसूस हुआ कि लगा जैसे वो खून की उल्टी कर देगा। उसने अपना फोन निकाला और सीधे उस हॉट बॉडी वाली डांसर को मैसेज किया, बेब, आज रात मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रखूंगा। कमरे के अंदर मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है। ये कल क्लास से पहले सबमिट करना है। मैं जल्दी से डेस्क पर बैठ गया। मैंने बस मुस्कुराते हुए अपने होंठ मोड़े और चुप रहा। हालांकि मेरी खामोशी ने उसे पूरी तरह से भड़का दिया। बोलो, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? मेरे होंठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसने मोड़े हुए स्क्रैच पेपर का वो ढेर उठाया और उससे मुझे हवा करने लगी। उसकी आवाज बहुत अट्रैक्टिव थी। अचेन, क्या तुम मेरे प्यार में पड़ गए हो? वो मेरे बगल में बैठ गई। फो शुइंग अपनी हंसी नहीं रोक पाई और धीरे से हंसने लगी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसका चेहरा सहलाया। लगता है उसने एक बार फिर अपना आपा खो दिया था। यकीनन उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगी। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज कांपने लगी। कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। वह लगभग दहाड़ पड़ी। तुम कहते क्यों नहीं? कहो इसे। मैं खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर उसके उस निशान को धीरे से सहलाते हुए गहरे एहसास के साथ एक नाम पुकारा, फू शुइंग। फू शुइंग।
उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल हो गईं। ऐसा लगा जैसे वह किसी चीज से डर गई हो। उसने एक गहरी सांस ली और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। आई एम सॉरी, मैं अभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैंने अपनी आंखें खोली, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और अपना सिर नमे हिलाया। कोई बात नहीं। फिर मैंने आगे बढ़कर उसके गालों को अपने हाथों में थामा और खुद पहल करके पूरे 3 सेकंड तक उसके होंठों को चूमा। जब तक मैंने यह नहीं कहा कि मुझे जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करना है, तब तक वह अनिच्छा से मुझसे दूर नहीं हुई। लेकिन वह बिल्कुल भी शांत बैठने वालों में से नहीं थी। जब मैं लिख रहा था तो वो अपना हाथ बढ़ाकर मेरा गाल खींचने लगती। मैंने उसे इग्नोर किया तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने मेरे गाल पर एक किस कर दिया। मैंने आखिरकार उसे एक चिढ़ भरी नजर से देखा। एक सहमी हुई छोटी खरगोश की तरह उसका दिल पिघल गया और वह सच में फिर से आगे झुकी और मेरे गाल पर एक बार फिर धीरे से किस किया। अपना कंधा मेरे कंधे पर टिकाते हुए, ये गणित का कौन सा प्रॉब्लम है जिसमें तुम्हें इतना टाइम लग रहा है? उसने मेरा हाथ पकड़ा और रफ पेपर पर धीरे से ट्रेस करने लगी। ध्यान से देखो, एक बार ये खत्म हो जाए तो जाकर आराम कर लेना। मुझे मानना पड़ेगा, फू श्यूइंग सच में कमाल की है। उसके एक्सप्लेनेशन की वजह से मुझे वह प्रॉब्लम तुरंत समझ आ गया जो मुझे काफी देर से परेशान कर रहा था। मैंने अभी अभी अपना आंसर सबमिट किया ही था और लैपटॉप को शट डाउन करने का टाइम भी नहीं मिला था। खट! उसने लैपटॉप को जोर से बंद कर दिया। मैडम, ऐसा करना कंप्यूटर के लिए बहुत बुरा है। लेकिन उसने सिर्फ अपनी उंगली मेरी थोड़ी के नीचे रखी और उसकी टोन चिढ़ाने वाली थी। तुम मुझसे शादी करने वाले हो। क्या तुम सच में एक लैपटॉप की चिंता कर रहे हो? मैं मन ही मन हंसा। भला तुमसे शादी कौन करना चाहता है? मेरी सोच को भांपते हुए उसके सॉफ्ट होंठ धीरे से मेरे गाल को छू गए। मैंने अनजाने में खुद को पीछे हटाया, लेकिन उसने इस मौके का फायदा उठाया और सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। तो फिर बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? मैंने अपना मुंह फेर लिया और जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। बताओ, तुम कहने वाले हो या नहीं? मैं थोड़ा निशब्द हो गया। प्लीज मैडम, हम सिर्फ कल ही तो मिले थे। किसे पता था कि वह सच में गुस्सा हो जाएगी। जांग चेन, हम 2 महीने पहले हवेली की स्टडी रूम में मिले थे। वह स्टडी रूम। मेरी यादें तुरंत 2 महीने पीछे चली गईं। वह पहली बार था जब मैंने फू शिविंग को देखा था। उस समय मेरे पिता मुझे आसपास ले जा रहे थे और फू फैमिली के बड़ों से एक एक करके मिला रहे थे और फू शिविंग डेस्क पर बैठी थी। वह बहुत ही कोल्ड और शांत दिख रही थी, जिससे एक ऐसी वाइब आ रही थी जिससे कोई उसके पास जाने की हिम्मत न करे। मेरे पिता तो मुझे उसके पास ले जाने की हिम्मत भी नहीं कर सके। उन्होंने बस मुझसे कहा कि मैं अपनी मंगेतर फू युई को ढूंढूं। लेकिन जैसे ही मैं फू युई के कमरे में पहुंचा, मैंने उसे जांग हिबाई के साथ काफी करीब देखा। मैं चुपचाप गार्डन में जाकर छिप गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक मैं एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किससे शादी करूं। अनाथालय में रहने से तो यह फिर भी बेहतर था। वैसे भी मुझे पसंद नापसंद का कोई हक नहीं था। लेकिन सिर्फ आधे घंटे बाद मेरे पिता ने अचानक मुझे कॉल किया। उनकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। पता चला कि फू शिविंग ने अपना काम खत्म करने के बाद खिड़की के पास खड़े होकर मुस्कुराया था। मेरे पिता ने सोचा कि यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है और उन्होंने मुझे तुरंत ऊपर जाने के लिए कहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अभी अभी आया था और मेरी पैंट पर कीचड़ के छींटे लगे हुए थे। मैंने सुना था कि उसने पहले लोगों को मारा है और वह हमेशा अपने पास गन रखती है। क्या वह मुझे वहीं मौके पर गोली मार देगी? मैं घबराता हुआ स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंचा। मुझे डरते हुए देखकर मेरे पिता ने मुझे बेकार कहकर डांटा और मुझे घसीटकर फू शूइंग के ठीक सामने खड़ा कर दिया। रोशनी के सामने वह किसी अछूती देवी जैसी लग रही थी। मैंने अपना सिर नीचे रखा, उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। अगले ही पल मेरे पिता ने मेरी बांह को जोर से दबाया। बेवकूफ, उन्हें ग्रीट करो। मैंने जल्दी से उसकी तरफ एक नजर देखा, फिर तुरंत अपना सिर वापस झुका लिया। मिस फू। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस सन्नाटे ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे बिना कपड़े बदले उससे मिलने आने पर बहुत पछतावा हुआ। मैं उसके होंठों की हल्की सी मुस्कान देखना पूरी तरह भूल गया। आखिरकार मेरे पिता ने एक माफी भरी मुस्कान दी और मुझे स्टडी रूम से बाहर खींच लाए। मैं ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। डरे हुए मैंने अपने पिता से पूछा, क्या मैंने मिस फू को नाराज कर दिया? लेकिन मेरे पिता ने बस एक सांस ली। उसने तुमसे जाने के लिए नहीं कहा, इसका मतलब है कि उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब से बेहतर होगा कि तुम फू फैमिली के दामाद के रूप में अपना बेस्ट दो। यह सुनकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। डर और शर्मिंदगी से भरी वो उसके बारे में मेरी पहली छाप थी। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 महीने बाद मैं सच में इस औरत से शादी करने की तैयारी कर रहा हूंगा। ये पूरा सिचुएशन बेहद अजीब था।
मैंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया, सीधे उसकी आंखों में देखा और कैजुअली झूठ बोल दिया। मुझे 2 महीने पहले की बात कैसे याद रह सकती है? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, वहां का माहौल तुरंत जम सा गया। उसके आसपास की हवा डरावनी और भारी हो गई। उसका छोटा सा चेहरा तुरंत गुस्से से फूल गया और उसकी आंखें फिर से उसी डरावने लुक में लौट आईं जैसी हमारी पहली मुलाकात के समय थी। किसी राजा के साथ रहना शेर के साथ रहने जैसा है। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी। अब अगर मैं भागना भी चाहता तो नहीं भाग सकता था। मैं अभी के लिए बस उसे बहला सकता था। एक बार मेरे लिए उसका क्रेज खत्म हो जाए तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। मैंने पहल की और उसके माथे को चूमा। वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं बस आधे अधूरे मन से उसकी तारीफ कर रहा था। फिर भी वह उसमें खो गई, जब तक कि मेरी नजर अचानक आधे खुले दरवाजे के बाहर खड़े एक इंसान पर नहीं पड़ी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जांग हिबाई था। उसकी जलन और गुस्से से भरी आंखें टकटकी लगाकर हमें देख रही थीं। वह वहां कब से खड़ा था? उसे खुश करने की मेरी सारी नाकाम कोशिशें उसने देख ली थीं। मेरा दिल किया कि मैं अपना सिर किसी दीवार से टकरा लूं और मर जाऊं। लेकिन अगले ही पल एक पतली सी औरत उसके पास आई और उसे दरवाजे से दूर ले गई। वह औरत फू यी नहीं थी। अचानक बगल के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। हमने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ हंस पड़े। आधे घंटे बाद बगल के कमरे का शोर बंद हो गया। मैं भी पूरी तरह थक चुका था उसके इस तरह मेरे साथ लिपटे रहने से। मेरे दिल में सच में एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। लेकिन मैं अचानक असलियत में वापस आया। बहुत जल्द वह मेरे साथ खेलकर ऊब जाएगी। मुझे इस प्रोसेस को तेज करना था। औरतें जिस आदमी से सबसे जल्दी ऊबती है, वह वही होता है जो उन्हें खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। इसलिए मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, श्यूइंग, फू श्यूइंग, आई लव यू। उसका शरीर अचानक अकड़ गया। अगले ही पल उसने सीधे मुझे देखा। उसकी आंखों में कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था। सच में मैंने इस ड्रामे को पूरी तरह निभाने का फैसला किया। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसका पूरा एटीट्यूड सॉफ्ट हो गया और उसकी आवाज बहुत ज्यादा सच्ची लग रही थी। आ चैन, आई लव यू टू। मुझसे झूठ मत बोलना और बस मुझे खुश करने के लिए मत कहना। बाकी की पूरी जिंदगी मेरे साथ रहो, ओके? मैं एक पल के लिए खो गया, ये सोचते हुए कि वह बस उस मोमेंट के बहाव में बह गई थी। इसलिए मैंने भी उसका साथ दिया और सिर हिलाया। ओके, मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। वो खुद को मेरे और करीब ले आई। बिल्कुल वैसे ही मैं उसे बाहों में पकड़े पकड़े सो गया। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजा मैं तुरंत उठ गया। मेरी 10 बजे क्लास थी और मैं लेट नहीं हो सकता था। फू यूइंग अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसका आमतौर पर शांत और सख्त रहने वाला चेहरा अब बहुत जेंटल लग रहा था, जिसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह इतनी सॉफ्ट लग रही थी कि अपने नॉर्मल रूप जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले, अपना कैनवास बैग कंधे पर टांगा और आखिरी बार उसकी तरफ देखा। मेरे दिल में एक हल्की सी न चाहने वाली फीलिंग आई, लेकिन मैंने जल्दी से उसे दबा दिया। मैं मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, लेकिन मुझे अपने रास्ते पर चलना था। मैं किसी के साथ बंधना नहीं चाहता था। इस बीच सूरज की रोशनी तेज हो गई, जिससे फू शियुइंग की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अनजाने में अपने बगल की जगह को छुआ, लेकिन वह खाली थी। उसके दिल में अचानक खालीपन महसूस हुआ और एक अजीब सी उदासी उसके अंदर भर गई। इन सभी सालों में फू शियुइंग ने हमेशा अपनी सच्ची फीलिंग्स को छुपाने के लिए अपनी कढ़ाई का इस्तेमाल किया था, लेकिन असलियत में वह किसी भी इंसान से ज्यादा प्यार चाहती थी। कल रात जब मैंने खुद अपने मुंह से उससे आई लव यू कहा, तब जाकर उसके सालों से अकेले और ठंडे दिल को सच में सुकून मिला। वह उठी और बाथरूम में चली गई। सिंक पर टॉयलेटरीज का एक नया सेट रखा हुआ था। उसकी नजर एक हल्के गुलाबी रंग के टूथब्रश पर पड़ी, जिस पर छोटा सा बनी पैटर्न बना हुआ था। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि मैंने यह खास तौर पर उसी के लिए तैयार किया था। उसने टूथब्रश उठाया, उस पर थोड़ा सा पेस्ट लगाया और पानी भरने के लिए मैचिंग बनी कप उठाया। उसकी उंगलियां कप के किनारे से हल्की सी छुईं और उसकी धड़कन बिना किसी वजह के तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कल रात की तस्वीरें उसके दिमाग में घूमने लगीं। उसके इमोशंस थोड़े ऊपर नीचे हुए। उसने अपने दिमाग को शांत किया। जल्दी से फ्रेश होने के बाद उसने तौलिया धोया और उसे वापस उसकी जगह पर टांग दिया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, खुद का ही मजाक उड़ाते हुए। सोचने वाली बात है कि मैं एक आदमी की वजह से खुद ऐसी बन जाऊं जो मैं कभी थी ही नहीं। तभी उसे अचानक याद आया। वह मूल रूप से कल यहाँ आज चेन को रिंग की शॉपिंग पर ले जाने आई थी, लेकिन उसने देखा कि जांग के पिता गोल्फ क्लब लेकर उसे मारने ही वाले थे। उस मोमेंट पर वह सच में बहुत गुस्से में थी।